Hello everyone, this is Aditi Pal. I am currently a student of third year in AIMS Nagpur. My NEET rank was 4067 and I am from Gaya, Bihar. Today we are going to discuss the questions of the chapter Plant Growth and Development. So we'll first start with multiple choice questions. So the first question is ethylene is used for, and the options are retarding ripening of tomatoes, hastening the ripening of fruits, slowing down ripening of apples, and both B and C. So ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इथाइलिन का क्या काम होता है. सो ऑप्शंस में रिटार्डिंग है, या तो वो राइपनिंग को रिटार्ड यानी कि स्लो करता है, या फिर हैसन करता है या बढ़ाता है. तो बोथ बी एंड सी तो ऑपोजिट ऑप्शन है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते. एंड वी नो दैट जो इथाइलिन है वो एक गैसियस हार्मोन है एंड इट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. एंड ये राइपन फ्रूट्स के द्वारा भी रिलीज होता है as well as it is also essential for ripening of fruits. तो हम इसमें देख सकते हैं ये जो बनाना है वो when it is exposed to the gaseous hormone ethylene तो वो ripen हो जाता है. So ethylene is used for hastening the ripening of fruits. Then we come to the next question. Coconut water contains, तो ये चार हॉर्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन. सो कोकोनट वाटर में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो जो साइटोकाइनिन्स हैं दे आर plant growth hormones which are basic in nature and they are present in coconut water. Like coconut water is a rich source of cytokinin. They promote cytokinesis. तो जो cytokinin है वो cytokinesis को promote करते हैं, यानी कि division of cells. Karyokinesis and cytokinesis हमने सेल डिविजन के चैप्टर में पढ़ा था. तो जो साइटोकाइनिन्स हैं वो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं एंड दे एक्ट अलोंग विद ऑक्सीन्स. तो ऑक्सीन्स के साथ मिलकर दे प्रमोट सेल डिविजन एंड दस जो कोकोनट वाटर है वो रिच सोर्स होता है ऑफ साइटोकाइनिन्स. एंड जो साइटोकाइनिन्स हैं वो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. The effect of apical dominance can be overcome by which of the following? So ये क्वेश्चन बार बार इस चैप्टर में आएगा about apical dominance. So what is apical dominance? Apical dominance is the phenomenon in which the growth of lateral buds gets inhibited due to the growth of apical bud. यानी कि एक प्लांट है उसका जो एपिकल बड है वो जब ग्रो करता है तो वो लैटरल बड्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ओनली द एपेक्स इंस्टेड ऑफ द लैटरल बड्स. तो इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस. एंड ये एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सीन्स के वजह से होता है. तो जो ऑक्सीन्स हार्मोन है वो एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड एपिकल ग्रोथ को एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए जो ऑक्सीन्स को ओवरकम कर सकता है दैट इज साइटोकाइनिन व्हिच इज एंटागोनिस्टिक टू द ऑक्सीन्स इन दिस एस्पेक्ट एंड हेल्प्स ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. तो एपिकल डोमिनेंस के एस्पेक्ट में जो साइटोकाइनिन है that is exactly opposite to auxine in the case of apical dominance, and thus the effect of apical dominance can be overcome by cytokinins. IAA is indole acetic acid. Ethylene को हमने अभी देखा and gibberellin is also a plant hormone. तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा साइटोकाइनिन.
because it is antagonistic to auxins in the case of apical dominance. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इंडोल एसिटिक, अभी हमें मैच द फॉलोइंग करना है. तो द ऑप्शंस आर इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, गिबरेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन्स. तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन में हमने देखा था कि इथाइलिन इज हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. सो इथाइलिन हैसेंस द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो एक तो हम यहाँ पे सही मार्क कर सकते हैं. देन वी नो दैट द साइटोकाइनिन्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए. तो ये साइटोकाइनिन्स के आइसोलेशन पे डिपेंडेंट है. तो cytokines were first isolated from herring sperm DNA. तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा. देन जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो एक ऑक्सीन है, बट इट हैज अ पोटेंशियल रोल ऑफ हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड. सो जो इंडोल एसिटिक एसिड है दैट इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड. So it will result in the formation of weed-free lawns. The indole acetic acid is an auxine. It is a form of auxine, but it has a potential role as a herbicide and weedicide. So then comes abscisic acid. So जो abscisic acid है that is a stress-inducing plant growth regulator, and उसके वजह से ये stress के times में they can induce, it can induce closure of stomata. So the abscisic acid causes stomatal closure in times of stress. Then comes ethylene. We already know that ethylene is used to hasten fruit ripening. Then gibberellic acid or gibberellins are known to cause bolting in crucifers. So जो bolting का phenomenon होता है वो crucifers में gibberellic acid करवाता है. So the answers will be indole acetic acid is an auxine which is a potential herbicide and weedicide. So A का हो जाएगा हमारा 4. Then B, abscisic acid induces stomatal closure in times of stress because it is a stress hormone. So B का हो जाएगा हमारा 3. Then ethylene is used to hasten the ripening of fruits. C का हो जाएगा 5. And then gibberellic acid induces the phenomenon of bolting in crucifers, and cytokinins were first isolated from herring sperm DNA. So the option A will be the correct answer. Now we move to question number 5. Apples are generally wrapped in waxed paper too. तो हम एप्पल्स को वैक्स्ड पेपर में रैप करके क्यों रखते हैं? सो जो एप्पल्स होते हैं उनमें लेंटिसेल्स होते हैं ऑन देयर स्किन दैट वी सॉ इन वन क्लास, दैट लेंटिसेल्स आर गैप्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसपिरेशन. सो जो लेंटिसेल्स होते हैं वो हेल्प इन रेस्पिरेशन, मतलब जो भी एयर एक्सचेंज होगा उसमें जो है लेंटिसेल्स हेल्प करेंगे. So the apples are wrapped in wax paper after harvesting. So ताकि हम उसमें जो respiration है उसको prevent कर सके and over ripening of the apples को prevent कर सके. बाकी options हैं prevent sunlight for changing its color, तो ऐसा नहीं होता. Prevent aerobic respiration by checking the entry of O2, ये होगा हमारा सही आंसर. Because the apples have lenticels on their surface which help in respiration, और हमें respiration नहीं करवाना है because it can result in over ripening of apples. And prevent ethylene formation due to injury, ये भी नहीं होगा. And make the apples look attractive, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. So prevent aerobic respiration by checking the entry of O2 is the correct answer. Now हम आते हैं question number 6 पे. Growth can be measured in various ways. Which of these can be used as parameters to measure growth? So इस question में हमें पूछ रहा है कि which of the following can be used as parameters to measure growth? Increase in cell number, increase in cell size, increase in length and weight, or all of the above.
सो जो ग्रोथ है that is the most fundamental characteristic of living beings. So जो growth होती है वो irreversible होती है and permanent increase in the size of, या तो एक individual cell का size increase होगा, या तो पूरे organ या उसके part का size increase होगा, या पूरे organism as a whole का जो size है वो increase हो जाएगा. So what are the parameters of growth? So जो growth है वो it is measured by a number of parameters like increase in cell number, dry weight, fresh weight, length, area and volume. यानी कि सेल नंबर का जब भी सेल नंबर इंक्रीज होगा, that is whenever the number of cells increases, that means it results in the growth of the organisms, and it is easily observed in algae and plant cells growing in a culture. तो जब भी सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है तो हम उसे एक ग्रोथ, we say that the cells are growing. It is used as a parameter of growth. Now what is fresh weight and dry weight? So the weight of tissues along with water content is known as fresh weight, and the weight of tissues without the water content is known as dry weight. And the weight also helps in determining the growth in plants. And then length, like increase in the length due to cell division and elongation also represents growth. एक जैसे कि pollen tube का जब formation होता है तो pollen से एक ट्यूब इलोंगेट करके ग्रो होती है जिसे हम pollen tube कहते हैं. सो इसे भी हम एक क्राइटेरिया या पैरामीटर लेते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ. सो growth can be measured in various ways. Increase in cell number is correct, increase in cell size is correct, and increase in length and weight is also correct. So all of the above can be used as parameters to measure growth because all of these result in increase in size of the organism and they are irreversible. So they are causing growth. So they can be used as parameters to measure growth. Then comes the question number 7. The term synergistic action of hormones refers to when two hormones act together but bring opposite effects, when two hormones act together and contribute to the same function, when one hormone affects more than one function, when many hormones bring about any one function. So जो synergistic action of hormones है, तो जब two hormones act together and contribute to the same function तो उसे हम synergistic action बोलते हैं. So what is antagonistic effect and what is synergistic effect? So when hormones act on the same plant but with opposite effect, they are called as antagonistic hormones. जैसे कि हमने देखा था कि ऑक्सीन्स जो है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, whereas जो साइटोकाइनिन्स है वो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करते हैं. सो जो एक्शन है वो तो ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि and they are acting on the same plant. So जो ऑक्सीन है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है, while जो साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर रहा है in the same plant. So they are antagonistic hormones. Whereas what is synergistic effect? When two or more hormones together produce an effect which is more than the individual effect of the hormone, it is called synergistic effect. Just for example, ethylene and auxine have synergistic effects on flowering, and auxine acts synergistically with cytokinin to control the shoot stem cell niche. So, जो synergistic effect में when two or more hormones they act together, and for example ethylene जो है वो act करता है auxine के साथ to promote flowering. So जब when ethylene would be acting alone to promote flowering and auxine would be acting alone to promote flowering, तो जब ये साथ में एक्ट करेंगे तो एक stronger output आएगा flowering का, means they'll like their efficiency is more than the individual effect of the hormone,
and the effect produced will be more, which will result in better flowering. So they will act synergistically, yani they'll act together and contribute to the same function. So that is antagonistic and synergistic effect action of hormones. Then we come to question number 8. What is plasticity in plant growth? So प्लास्टिसिटी जो है वो प्लांट ग्रोथ में उसका मतलब क्या है? So plasticity, the options are: plant roots are extensible, plant development is dependent on the environment, stems can extend, and none of the above. So जो plasticity है, that means plants have the ability to change its phenotype according to the changes in the environment. मतलब कि whenever the plant's environment changes, so the plant has ability to change its phenotype. Plasticity is basically plasticity का literal meaning हो गया plastic can be molded into any form to make anything. Similarly, the plant development is dependent on the environment. अगर environment में कुछ change आया, so the plant will adapt according to the change in the environment, and this is known as plasticity or being plastic, which is shown by plants, shown by the plants in plant growth. So plasticity is the ability to change according to adapt to the changes in the environment. Then we come to the next question. To increase sugar production in sugar canes, they are sprayed with. तो हमें शुगर केन्स में शुगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो हम क्या स्प्रे करेंगे? तो जो गिबरेलिन्स होते हैं उनका फंक्शन होता है दैट द स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ. सो जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर स्टोर्ड एज शुगर इन द स्टेम्स ऑफ शुगर केन. तो स्टेम्स में ही जो है शुगर केन के स्टेम्स में ही कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज शुगर. सो हमें उसी के यील्ड को टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन करना है, तो हमें स्टेम्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है. सो उसके लिए हम गिबरेलिन स्प्रे करेंगे. सो व्हेन दे आर स्प्रेड ऑन शुगर केन, they result in increase in length of the stem and thus increasing the sugar content. And इससे 20 टन्स पर एकड़ हमें ज्यादा यील्ड मिल सकती है. सो जो गिबरेलिन्स हैं वो डिले करते हैं सेनेसेंस को, स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ, इम्प्रूव्स द शेप ऑफ फ्रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस. और इन फंक्शंस के वजह से, मेनली स्टिमुलेशन ऑफ स्टेम ग्रोथ के वजह से, हम शुगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन शुगर केन्स गिबरेलिन स्प्रे करेंगे. और बाकी सारे जो हार्मोन्स है, इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, वो इनमें से कोई भी स्टेम पर एक्ट नहीं कर रहा है. सो इनको स्प्रे करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा हमें. सो टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स, we'll spray them with gibberellins. Then now comes the next question. Abscisic acid is acts antagonistic to. So जो abscisic acid है वो गिबरेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होता है. कैसे? तो हम देखेंगे कि abscisic acid जो है that it inhibits plant growth, it promotes seed dormancy, and it causes abscission of leaves, flowers and fruits. जबकि जो गिबरेलिक एसिड है ये प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को, एंड इट इज यूज्ड टू ओवरकम द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स and hastens seed production, whereas it delays senescence and promotes longer retainment of fruits and leaves on trees. तो जो abscisic acid है वो inhibit करता है plant growth को, whereas जो gibberellic acid है वो promote करता है plant growth को. Then जो dormancy of seeds है उसको abscisic acid जो है वो promote करता है, whereas जो gibberellic acid है that is used to overcome the dormancy of seeds and hasten seed production.
देन जो एब्सिसिक एसिड है वो कॉजेज फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, whereas जो गिबरेलिक एसिड है वो प्रमोट करता है कि फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स वो ट्रीज पर ही रहे एंड उनका एब्सिशन या फॉलिंग ऑफ ना हो. सो जो एब्सिसिक एसिड है दैट इज completely antagonistic to gibberellic acid. All the effects we are seeing, they are opposite in cases of both of them. Then we come to question number 11, जिसमें हमसे पूछ रहा है what are monocarpic plants. तो हमें पहले मोनोकार्पिक का मतलब पता होना चाहिए. सो मोनोकार्पिक का मतलब है, मोनो मीन्स सिंगल, वी ऑल नो दैट, एंड कार्पोस मीन्स फ्रूट. तो जो द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स only once in their life are known as monocarpic plants. तो जो monocarpic plants होते हैं, they bear flowers and fruits only once in their life and they'll die after their first flowering and production of seeds. And इसका एग्जाम्पल होता है शुगर बीट, कैरेट्स एंड कैबेज. यानी कि ये एक बार ही फ्लावर करेंगे एंड देन उसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी. सो दे विल बियर फ्लावर्स, फर्स्ट फ्लावरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के बाद दे विल डाई. So monocarpic plants are those which will produce flowers and fruits once and then they will die. So monocarpic plants are those which flower once and die. Then आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे. The photoperiodism in plants is perceived at. तो हम photoperiodism जो है वो क्या है पहले. So the response of plants to the relative length of day and night is called photoperiodism. यानी कि जब प्लांट्स को सनलाइट मिलती है एंड देन प्लांट्स को डार्कनेस में रहना पड़ता है. So the response of plants to the relative length of day and night is known as photoperiodism. And इस photoperiodism के receptors कौन है? So the leaves are the sites that detect the light dark duration to which plant is exposed. The presence of a hormonal substance has been hypothesized in the leaves, and exposure of plants to the inductive photoperiod leads to the translocation of this hormonal substance to the shoot apices, and इससे जो shoot apical meristem है वो floral meristem में convert होती है, thereby causing flowering. So तो हमें इससे this implies that the leaves में एक hypothetical substance we postulate that there is a hypothetical hormonal substance in the leaves which when exposed to certain amount of sunlight and dark light it will translocate. यानी कि ये leaves से shoot apical meristem तक जाएगा and उसको floral meristem में convert करेगा, which will result in flowering of the plant. जबकि जो shoot apical meristem है वहां पे ये they are though they are getting converted into floral meristem but they are not the sites of the perception of photoperiod. यानी कि वहां पे कोई hormone synthesize नहीं हो रहा है because of photoperiodism. The actual hormone is being synthesized in the leaves and it is being translocated to the shoots to convert the shoot apical meristem into floral meristem, and finally the plant can flower. So the leaves are the sites where the photoperiod in plants is perceived. उसके बाद हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स. So the first question is a phase of growth which is maximum and fastest is. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व देखना पड़ेगा. तो उसमें ये सिग्मोइड एस शेप होता है. So the first is lag phase, then there is log phase and then finally there is stationary phase. So पहला phase होता है जिसमें growth is slow as the cells are getting adjusted to the environment. तो जो cells हैं they are getting adjusted to the environment, इसलिए इसमें growth जो है slow होती है
and it is known as the lag phase. Log phase or exponential phase is the one in which the resources are in plenty, तो जो growth है वो बहुत fast होती है. And then finally comes the stationary phase where the resources are exhausted and limited resource की availability है, तो cells का growth stationary हो जाता है and growth has reached saturation as carrying capacity is reduced, which limits resource availability. Hence, a phase of growth that is maximum and fastest is an exponential phase. So जो exponential phase है वो हो जाएगा हमारा fastest. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे. So apical dominance as expressed in dicotyledonous plants is due to the presence of more dash in the apical bud in the lateral ones. तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन में ही देखा था कि apical dominance is due to auxins, और ये auxins हैं जिनके वजह से apical dominance का phenomenon होता है. So auxins are present which result in apical dominance. Then comes question number C. In addition to auxin, a dash must be supplied to culture medium to obtain a good callus in plant tissue culture. तो हमने कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन में देखा था कि auxins along with cytokinins help in cytokinesis. So in callus, high auxin concentration promotes root regeneration and high cytokinin concentration promotes shoot regeneration. So auxin plus cytokinin डालना पड़ेगा for obtaining a good callus in a plant tissue culture. So in addition to auxin, a cytokinin must be supplied to culture medium to obtain a good callus in plant tissue culture. Then dash of vegetative plants are the site of photoperiodic perception. तो हमने कुछ ही देर पहले एक क्वेश्चन में देखा कि photoperiodic perception के लिए जो leaves of vegetative plant हैं, they are the sites where this photoperiodic का stimulation, photoperiodism का जो perception होता है, they are at the site of leaves. Then we come to question number 2. Plant growth substances have innumerable practical applications. Name the plant growth substances you should use to increase the yield of sugarcane, promote lateral shoot growth, and then cause sprouting of potato tuber, and the last is inhibit seed germination. So first हम आते हैं phytohormone increasing the yield of sugarcane. तो हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि जो गिबरेलिन्स है या जो गिबरेलिक एसिड है वो that helps in stem increases the length of stem, and जो stems है उसी में carbohydrate या sugar store हो रहा है in case of sugar canes. So this results in an increase in sugar content. तो increasing yield of sugar cane में हमारा आंसर हो जाएगा गिबरेलिन्स. Then comes promote lateral shoot growth. तो ये भी हमने 3 बार देख लिया कि auxins promote apical dominance and cytokinins are antagonistic and they help in promoting lateral growth and overcoming apical dominance. So promoting lateral shoot growth will be cytokinins. Then comes cause sprouting of potato tuber. तो जो ethylene है, it helps to break seed dormancy and initiates germination and promotes sprouting of tubers like potato. तो जो potato tubers की sprouting होती है वो ethylene जो एक gaseous hormone है उसके वजह से होती है. So sprouting of potato tuber is caused by ethylene. And then inhibit seed germination. तो हमने जब abscisic acid and gibberellins के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो abscisic acid है जो कि एक stress hormone है, it will inhibit seed germination and it will promote seed dormancy. So and it will also cause closure of stomata at the time of stress. So seed germination is prevented by abscisic acid. Then we come to question number 3.
A primary root grows from 5 centimeter to 19 centimeter in a week. Calculate the growth rate and relative growth rate over the period. So growth rate जो है वो 3 चीजों पर डिपेंडेंट होता है. That is W1, that is growth rate or final size is equal to W naught e to the power RT. यानी कि जो इनिशियल साइज है E exponential to the power R into T. R is the growth and T is the time interval for which the rate of growth is retained. तो जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज R, एंड W1 फाइनल साइज है, हमारे पास इनिशियल साइज है e to the power RT. हमें R की वैल्यू निकालनी है. सो W1 19 is equal to 5 into T is in a week. So in a week हमें time in a week टाइम इंटरवल में हमें इन अ वीक का डालना पड़ेगा. सो जो ये सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0.1907. ये क्वेश्चन हमें कभी सॉल्व करने नहीं आएगा क्योंकि ऐसे लॉगरिथमिक वैल्यूज हमें नहीं देते हैं जनरली. सो आप ये बस फॉर्मूला याद रखिए कि फाइनल साइज इज इक्वल टू इनिशियल साइज e to the power RT एंड R हमें निकालना है, दैट इज द रेट ऑफ ग्रोथ. सो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. देन रिलेटिव ग्रोथ रेट ओवर द पीरियड इज इक्वल टू ग्रोथ इन द गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड. सो जो ग्रोथ है हमारा इसमें 19 सेंटीमीटर हुआ एंड जो मेजरमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड था वो 5 था. सो इसे डिवाइड करने के बाद हमारा ग्रोथ रेट आता है वो है 3.8 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट विल बी 0.1907 while relative growth rate is 3.8 centimeter. Then we come to question number 4. Gibberellins were first discovered in Japan when rice plants were suffering from bakane, that is the foolish seedling disease caused by a fungus Gibberella fujikuroi. Then we have to give 2 functions of gibberellins and which property of gibberellin causes foolish seedling disease in rice. So जो हार्मोन गिबरेलिन है that उसका functions होता है that it produces the phenomenon of bolting, that is the growth of internodal region of stem in rosette plants, and second is it induces seed germination and breaks bud and seed dormancy. So ये bud and seed dormancy को inhibit करता है. It is opposite or antagonistic to abscisic acid and it induces seed germination and it produces the phenomenon of bolting. यानी कि growth of internodal region of stem in rosette plants. तो gibberellins के 2 functions हो गए, inducing the phenomenon of bolting, that is the growth of internodal region of stem in rosette plants, and it induces seed germination and breaks bud and seed dormancy. So कौन सी प्रॉपर्टी है of gibberellins that causes foolish seedling disease of rice? तो जो foolish seedling disease of rice होता है वो होता है due to excessive growth of the internodal regions when it gets infected with the fungus Gibberella fujikuroi. So जब राइस में Gibberella fujikuroi का डिजीज हो जाता है, so this fungus will produce a lot of gibberellin, जिसके वजह से जो excessive growth हो जाएगी in their internodal region and excessive growth के वजह से जो the fungus will produce excessive amount of plant hormone which will result in excessive growth in their internodal region और ये foolishly tall हो जाएंगे and finally इसके वजह से इनकी डेथ भी हो जाएगी.
सो जो गिबरेला फ्यूजिकोरोई है वो एक्सेस अमाउंट्स ऑफ गिबरेलिन प्रोड्यूस करेगा इन राइस, which will result in excessive growth of their internodal regions and excessive elongation of the plants foolishly tall, and that is what is known as foolish seedling disease. and इसके वजह से जो प्लांट है उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 है गिबरेलिन्स promote the formation of dash flowers on genetically dash plants in cannabis, whereas ethylene promotes formation of dash flowers on genetically dash plants. So जो गिबरेलिन्स एंड इथाइलिन के बारे में हमें जानना होगा. सो गिबरेलिन्स जो है they promote formation of male flowers in genetically female plants, which जिसका example है cannabis, whereas ethylene promotes formation of female flowers in genetically male plants. For example, melon and cucumber. So जो गिबरेलिन्स हैं वो of male flowers on genetically female plants, whereas उसका ऑपोजिट होगा इथाइलिन. तो हम एक याद रखते हैं एंड दूसरा हमें ऑपोजिट के फॉर्म में याद रहेगा. सो इथाइलिन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स. सो इथाइलिन अगर फीमेल फ्लावर्स के फॉर्मेशन को हेल्प करता है तो ऑब्वियसली जो प्लांट होगा वो जेनेटिकली मेल होगा, क्योंकि हम ऑपोजिट पैटर्न देख रहे हैं. सो हम इथाइलिन का अगर याद रखते हैं दैट इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स, तो प्लांट जेनेटिकली मेल होगा. एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा साइटोकाइन गिबरेलिन्स के केस में, दैट दे विल प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स इन अ जेनेटिकली फीमेल प्लांट. एंड इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे कैनबिस, एंड इथाइलिन का एग्जांपल हो जाएगा मेलन एंड क्यूकम्बर. सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कि गिबरेलिन्स promote the formation of male flowers on genetically female plants, whereas ethylene promotes the formation of female flowers on genetically male plants. Then we come to question number 6, which is classify the following plants into long day plants, short day plants and day neutral plants. तो ये बिल्कुल factual question है, फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स है क्या? तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो है इन्हें इनका जो रिक्वायर्ड फोटो पीरियड होता है दैट इज लॉन्गर देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग, यानी इन्हें ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है जो कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा है. whereas short day plants को कम फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है as in comparison to the critical photo period for flowering. and जो day neutral plants हैं they'll flower without any correlation to photo period, यानी इन्हें फोटो पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ता, they'll still keep on flowering. So long day plants will require photo period more than the critical photo period. Short day plants will require photo period less than the critical photo period, and day neutral plants को कोई फर्क नहीं पड़ता photo period से. So long day plants होते हैं हमारे henbane, spinach and bryophyllum. इनमें से henbane, spinach and bryophyllum जो है they are long day plants. Sunflower and tomato are day neutral plants. and जो strawberry, rice and xanthium है they are short day plants. So henbane, spinach and bryophyllum are long day plants. Sunflower and tomato are day neutral plants, and rice, strawberry and xanthium are short day plants among these. तो इससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है. एंड these are factual questions. ये हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कौन से शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कौन से डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं. Then comes the next question. A farmer grows cucumber plants in his field. He wants to increase the number of female flowers in them. Which plant growth regulator can be applied to achieve this? तो मैंने आपको अभी याद करवाया था कि आप एक
स्टेटमेंट याद रखिए कि जो इथाइलिन है दैट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फीमेल फ्लावर्स. सो जो इथाइलिन है plays a major role in determining the sex of monoecious flowers and is associated with the promotions of femaleness in plants, and thus the farmer must spray ethylene hormone on this cucumber crop to produce female flowers and to increase the yield. तो जो इथाइलिन है दैट विल प्रमोट फीमेलनेस, यानी कि अगर एक मोनोइशियस फ्लावर है जिसका जो या तो फीमेल या तो मेल हो सकता है, देन इथाइलिन विल प्रमोट मोर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कंपैरिजन टू मेल फ्लावर्स. सो फीमेलनेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम इथाइलिन स्प्रे करते हैं. तो इस फार्मर को भी इथाइलिन स्प्रे करना चाहिए if he wants to increase the number of female flowers in his cucumber plants in his field. Now question number 8, वो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है where are the following hormones synthesized in plants. तो ये hormones कहाँ synthesize होते हैं हमें बताना है. इंडोल एसिटिक एसिड, गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स. सो जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो एक नेचुरल ऑक्सीन है, एंड ऑक्सीन्स आर सिंथेसाइज्ड at the apices of root and shoot, and that's why they cause apical dominance, and they travel to other parts of the plant through conducting tissues. So जो indole acetic acid है वो एक ऑक्सीन है, and auxins are synthesized at the root and shoot apices. So इसका एग्जाम्पल इसका आंसर हो जाएगा हमारा root and shoot apices. Then comes gibberellins. Gibberellins they जो हैं ये germinating seedlings में produce होते हैं, and they young leaves and buds, and they are formed by the terpenoid pathway, and जो mainly they are produced by germinating seedlings, and germination को ये promote करते हैं in which are antagonistic to abscisic acid, जो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है. देन वी कम टू साइटोकाइनिन्स. तो जो साइटोकाइनिन्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द रूट, सब एपिकल रीजन एंड मेरिस्टेमेटिक जोन्स इन प्लांट्स. सो जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स इन प्लांट्स होते हैं वहां पे हमारा साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होता है, एंड ऑल्सो इन द रूट सब एपिकल रीजन. सो साइटोकाइनिन्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द meristematic tissues. Yeah, so now the next question is, in botanical gardens and tea gardens, gardeners trim the plant regularly so that they remain bushy. Does this practice have any scientific explanation? तो ये हम आज चौथी बार पढ़ रहे हैं कि in the shoot apices apical dominance का phenomenon होगा because of the presence of auxin hormone, and it will जो auxin है ये prevent करेगा the growth of lateral buds. तो जब तक lateral buds की growth नहीं होगी जो plant will not become bushy. So हम apices को remove करते हैं to overcome apical dominance, and apical bud को remove करने के बाद जो lateral buds है वो grow करना start कर देते हैं, and this will give the plant a dense bushy appearance because of the growth of lateral buds. So the scientific explanation lies that जब हम apices को remove करते हैं तो apical dominance overcome हो जाती है because of the removal of auxins, and this phenomenon of removal of apical dominance इस apical dominance के वजह से ही the growth of lateral buds होगा, and when the growth of lateral buds occur, this helps to keep the plant bushy. तो जब भी हमें किसी प्लांट को बुशी बनाना होता है तो हम उसकी ट्रिमिंग करते हैं, जिसमें हम उसके एपिकल एपिसिस को रिमूव कर देते हैं, एंड एपिसिस को रिमूव करने के वजह से वो प्लांट लैटरली ग्रो करने लगता है, एंड उसकी वजह से वो प्लांट बुशी हो जाता है. सो yes, it has a scientific explanation, and they do trim the plants to make them bushy. Now question number 10 is,
Light plays an important role in the life of all organisms. Name any three physiological processes in plants which are affected by light. तो जो लाइट है वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है. तो वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं? तो फर्स्ट है हमारा लाइट पर डिपेंडेंट होता है फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस है इट इज अ टोटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस and both quality and quantity of light affect the rate of photosynthesis in plants. And photosynthesis जो है वो लाइट पे मोस्ट डिपेंडेंट प्रोसेस है, दैट इज photosynthesis. And both quality and quantity of light affect the rate of photosynthesis. Then comes transpiration. Transpiration is the loss of water by the plant surface, and the presence of light will increase the temperature, and thus it will decrease the rate of water loss. So transpiration भी sunlight पर dependent होगा. Then comes flowering. So we read that photo period is affected by light. तो जो लाइट है उसकी वजह से फोटो पीरियड अफेक्ट होगा, एंड उसके वजह से ही हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं इनटू लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. So light plays an important role in determining the photo period and thus in determining the flowering. So long day, short day plants and day neutral plants. तो फ्लावरिंग जो फोटो पीरियड है उसका रिसेप्टर्स होता है इन लीव्स, एंड उसकी वजह से ही जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो कन्वर्ट होती है इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, एंड द प्लांट फाइनली फ्लावर्स. सो सनलाइट इज आल्सो डिटरमाइंस द फ्लावरिंग इन प्लांट्स. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. इन द फिगर ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व लेबल सेगमेंट्स 1, 2 एंड 3. तो ये आज हम सेकेंड टाइम देख रहे हैं कि जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसमें इनिशियल लॉग फेज होता है, देन ड्यू टू अबंडेंट रिसोर्सेज दूसरा इनिशियल लैग फेज होता है, देन लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज होता है जिसमें फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ होता है, एंड फाइनली ड्यू टू सैचुरेशन इन द ग्रोथ पैरामीटर्स फाइनली जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जाती है, या ड्यू टू एक्सॉर्शन ऑफ रिसोर्सेज ये कम हो जाती है ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है. सो देयर आर 3 phases: इनिशियल लैग फेज, slower development due to fewer cells introduced into a set of conditions, rapid exponential phase, fast development due to abundant resources and minimal environmental resistance, and gradual stationary phase, onset of unfavorable conditions like gradual exhaustion of nutrients cause decline in growth. यानी कि इनिशियल लैग फेज स्लोअर डेवलपमेंट होता है ड्यू टू फ्यूअर सेल्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेट ऑफ कंडीशंस. रैपिड एक्सपोनेंशियल फेज में फास्ट डेवलपमेंट होता है ड्यू टू अबंडेंट रिसोर्सेज, एंड ग्रेजुअल स्टेशनरी फेज में ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस के वजह से लाइक ग्रेजुअल एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के वजह से डिक्लाइन इन ग्रोथ हो जाता है. सो 1 हो जाएगा हमारा लैग फेज, 2 हो जाएगा लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, एंड फाइनली जो 3 है वो हो जाएगा हमारा स्टेशनरी फेज. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. ग्रोथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Do unicellular organisms also grow? If so, what are the parameters? So growth is the most fundamental characteristic of living organisms. और ये हमने पहले भी देखा कि irreversible permanent increase होता है in the size of either an individual cell, an organ or its parts, or the whole organism. And जो unicellular organisms है हाँ वो भी grow करते हैं, एंड उनके पैरामीटर्स क्या हैं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स, एंड ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. So this is followed by the growth of daughter cells, which is accomplished by accumulation of protoplasm. So जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ है दैट इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब वो ग्रो करते हैं तो दे डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, and then these 2 daughter cells will further grow by the accumulation of protoplasm, and उनकी growth by the accumulation of protoplasm होगी
एंड फिर वो डिवाइड करेंगी टू प्रोड्यूस मोर डॉटर सेल्स. सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द growth is synonymous to reproduction, and the parameters जो unicellular organisms में होते हैं, increase in the number of cells. So जो number of cells increase होती हैं जब, तो हम उसे easily observe कर सकते हैं by counting the number of cells in a cell culture under the microscope. And then increase in mass, though not very significant as in multicellular organisms, it occurs in unicellular organisms also, so as to transform daughter cells into matured ones. यानी कि जो daughter cells होंगी उन्हें mature ones में transform करने के लिए उनमें increase in protoplasm होगा, so increase in mass होगा, and this increase in mass is not very significant, but it helps in transforming daughter cells into matured ones. Then we come to question number 13. The rice seedlings infected with fungus Gibberella fujikuroi is called foolish seedlings. What is the reason behind it? तो हमने देखा था कि जो बताने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज होता है राइस में, तो उसमें जो फंगस है गिबरेला फ्यूजिकोरोई that results in the production of गिबरेलिन्स, एंड उस गिबरेलिन्स के वजह से एबनॉर्मल इंक्रीज इन द इंटरनोडल रीजन्स हो जाता है, एंड इंटरनोडल रीजन्स के एबनॉर्मल ग्रोथ के वजह से जो राइस प्लांट है वो फुलिशली टॉल हो जाता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वंस, एंड ये इतना टॉल हो जाता है कि इट फाइनली रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द राइस प्लांट. And this is because this fungus produces gibberellic acid or gibberellin in considerably higher amounts. ये बहुत higher amounts में gibberellins को produce करता है ये fungus, which results in the death of the plant. So जो फंगस गिबरेला फ्यूजिकोरोई है ये फुलिश सीडलिंग डिजीज करवाता है इन राइस, एंड इस फुलिश सीडलिंग डिजीज के वजह से rice plants grow foolishly tall as compared to the normal ones, and this finally results in death of the plant. तो अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, in Nicotiana tobacum, a short day plant when exposed to more than critical period of light fails to flower. तो हमने देखा था कि फोटोपीरियोडिज्म है. फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड. सो प्लांट्स को एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ लाइट पीरियड चाहिए और फोटो पीरियड, एंड डार्क पीरियड चाहिए और फोटो पीरियड, एंड उसी के डिपेंडेंट पे ही वो डिपेंडेंसी पे ही वो फ्लावर कर पाते हैं. सो photoperiodism is the response of plants to the relative length of day and night. This is in relation to a critical duration of exposure of light, critical photo period, which it varies from plant to plant. So जो long day plants होते हैं उन्हें जो photo period की requirement होती है that is longer than the critical photo period, whereas जो short day plants होते हैं उन्हें जो photo period की requirement होती है that is less than the critical photo period. And day neutral plants की कोई ऐसी requirement नहीं होती, they'll flower without any correlation to the photo period. तो हम जो निकोटियाना टोबैकम है एक short day plant है and इसे less photo period की requirement चाहिए, तो अगर हम उसे ज्यादा देर लाइट में रख दें it will not flower because its relative requirement for dark period gets increased. क्योंकि निकोटियाना टोबैकम एक शॉर्ट डे प्लांट था एंड इट रिक्वायर्ड लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, यानी कि उसे लाइट से ज्यादा डार्क में रहने की जरूरत है. पर अगर हमने उसे ज्यादा देर लाइट में रख दिया तो अब हमें उसे ज्यादा देर डार्क में रखना पड़ेगा सो दैट इट फुलफिल्स इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ डार्क पीरियड और फोटो पीरियड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स एक्सपोजर टू इसका एक्सपोजर ज्यादा लाइट के साथ हो गया तो इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई फॉर अ डार्क पीरियड और फोटो पीरियड. इसलिए इसे अगर हम ज्यादा देर धूप में रख दे तो ये फ्लावर नहीं करेगा, सो इट विल फेल टू फ्लावर.
उसके बाद हम आते हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक cells near root tip and cells in the elongation zone of the root. So जो meristematic cells होते हैं root tip पे, they are something like this. They have thin primary cellulosic cell walls. They have very no intercellular spaces. Their nucleus is large and they have few small vacuoles and they have abundant connections in between them and they have rich protoplasm. So जो meristematic tissue के cells होते हैं, they have a large nucleus, they are closely packed without any intercellular spaces, and they have good plasmodesmatal connections. They have rich protoplasm. While the cells of elongation zone of root, they have large number of vacuoles, new cell wall deposition, and enlarged cells. लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स जो है वो वैक्यूल्स कोएलिस करके फाइनली इलोंगेशन ऑफ द सेल में हेल्प करेंगे. सो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने रूट टिप है, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव गुड कनेक्शंस एंड दे हैव लार्ज nucleus, so they are in active state of division and their number increases continuously. And जो नंबर इंक्रीज होने के वजह से they will result in the growth of the root tip. So meristematic cells near root tip are in the zone of cell formation, whereas the zone of cell elongation में बहुत सारे vacuoles होंगे and these vacuoles will fuse to form a large central vacuole and उसकी वजह से जो cells हैं उनका elongation होगा, इसलिए जो cells in the elongation zone है उनमें large vacuoles होंगे formed by the coalition of small vacuoles and they will result in cell elongation and elongation of the root. And this region is just above the meristematic zone. So just above the meristematic zone of cell elongation होगा, जिसमें cells के पास large number of vacuoles होंगे, new cell wall deposition होगा and enlarged cells which will result in elongation of the root tip. Now the question number 3 is, does the growth pattern in plants differ from that in animals? Do all the parts of plant grow indefinitely? If not, name the regions of plant which can grow indefinitely. So yes, the growth pattern in plants is of indeterminate type. That is, plants can grow throughout their life, whereas animals cannot grow throughout their life. They have a limited growth period where उसके बाद growth of the body stops, whereas plants can grow because of the presence of meristematic tissues in specific parts of the plant, that is apical, intercalary and lateral meristems. And जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है उनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड कंट्रीब्यूट टू लोकलाइज्ड प्लांट ग्रोथ. इसलिए इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वजह से जो प्लांट्स हैं वो इनडिटर्मिनेटली ग्रो कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स हैव अ लिमिटेड ग्रोथ पीरियड, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. सो ग्रोथ इन प्लांट्स इज ऑफ indeterminate type, that is they can grow throughout the life, unlike animals which can grow only for a limited time period. But all the parts of plant will not grow indefinitely. Only the parts which have apical meristem present, they will grow indefinitely. That is the root apex and shoot apex which have the apical meristems, they'll keep growing and they'll contribute to the elongation of the plant axis. So जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो हेल्प करेगा इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, and that is why the plants can grow indefinitely, that is throughout their life, irrespective of animals who can grow only for a certain period in their life and after which their growth will stop. So आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू and keep solving questions and keep studying. Thank you.